The next is the concept of self indicator. Now, जैसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन में एक्सटर्नल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन के दौरान हम मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोप्थिलीन इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। एसिड बेस इंडिकेटर में रिएक्शन कंप्लीशन को डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सटर्नल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, और वह एक्सटर्नल इंडिकेटर जनरली होते हैं या तो फिनोप्थिलीन या मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड या ब्रोमोक्रिसॉल या इस तरह के और भी कई इंडिकेटर है। मोस्टली तो आप दो ही इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो लेबोरेटरी में, प्रॉब्लम भी आपसे दो पर ही पूछे जाते हैं, फिनोप्थिलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज। While in redox titration, instead of using external indicator, we generally use self indicator. सेल्फ इंडिकेटर मतलब होता है यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट खुद ब खुद ही एक इंडिकेटर का भी काम करने लगे। जो हम रिडॉक्स टाइट्रेशन में few commonly used indicators are KMnO4, iodine, K2Cr2O7, K2CrO4. These are few commonly used indicators in redox titration. देखिए, KMnO4 का वायलेट कलर होता है। यदि KMnO4 किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद हो तो उस सॉल्यूशन में वायलेट कलरेशन होता है। यदि किसी रिएक्शन के दौरान इनिशियली कुछ KMnO4 पड़ा हुआ हो और रिएक्शन के दौरान वह KMnO4 कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाए तो वहां वायलेट कलरेशन डिसअपीयर हो जाता है और एकदम से डिसअपीयर होता है। द डिसअपीयरेंस ऑफ नॉट KMnO4 का वायलेट कलर नहीं, पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर। वायलेट कलर तो आयोडीन का होता है। एकदम से रिएक्शन के दौरान यदि पर्पल कलरेशन डिसअपीयर हो जाए, दैट इंडिकेट्स द फिनिशिंग ऑफ दैट KMnO4, that indicates the finish of the reaction, that indicates the completion of the reaction. KMnO4 का रिएक्शन के दौरान खत्म हो जाना, उसके खत्म हो जाने से पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाना, उससे हमें पता लग जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और इसीलिए हम KMnO4 को सेल्फ इंडिकेटर कह सकते हैं। वहां पर KMnO4 रिएक्टेंट के रूप में काम कर रहा है। इसी तरह से आयोडीन भी सेल्फ इंडिकेटर है। आयोडीन का वायलेट कलर होता है। आयोडीन यदि किसी सॉल्यूशन में हो तो वहां वायलेट कलरेशन होता है, और आयोडीन का पूरा यूज्ड अप हो जाना, मतलब एकदम से वायलेट कलरेशन डिसअपीयर हो जाना, मतलब रिएक्शन का कंप्लीट हो जाना, इसीलिए आयोडीन का सेल्फ इंडिकेटर कहलाना। इसी तरह से K2Cr2O7 इसका ग्रीन कलर होता है, K2CrO4 इसका भी कुछ कलर होता है। यह सब सेल्फ इंडिकेटर है। अब ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं जरा देखिए। KMnO4
जैसा मैंने बताया है, एसिडिक मीडियम में इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है Mn2+ में जाने की, जो कि कलरलेस होता है। इस KMnO4 की न्यूट्रल मीडियम में या फिर डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम में MnO2 बनाने की टेंडेंसी होती है, जो कि कलरलेस होता है। और KMnO4 की स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में K2MnO4 बनाने की टेंडेंसी होती है, मतलब Mn+6 बनाने की टेंडेंसी होती है, जो कि कलरलेस होता है। यह रिएक्शन KMnO4 देता है, मैंने ऑलरेडी बताया। Here from this three reaction we conclude that KMnO4 is a very strong oxidizing agent. From here we conclude that KMnO4 have got a strong tendency to get reduced. खुद के रिड्यूस होने की बहुत स्ट्रांग टेंडेंसी है KMnO4 की। अब देखिए हम करते क्या, एनी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे रिड्यूसिंग एजेंट इन ब्यूरेट, रिड्यूसिंग एजेंट ब्यूरेट में लिया एंड KMnO4 इन कॉनिकल फ्लास्क। KMnO4 आपने कॉनिकल फ्लास्क में लिया और रिड्यूसिंग एजेंट आपने ब्यूरेट में लिया। आप धीरे धीरे ब्यूरेट से रिड्यूसिंग एजेंट डालते हो। KMnO4 धीरे धीरे उससे रिएक्ट करता है, KMnO4 रिड्यूस होता है और KMnO4 स्वयं रिड्यूस होते समय सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। अब वो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे FeSO4 हुआ, जैसे ऑक्सैलिक एसिड हुआ, जैसे H2O2 हुआ। इस तरह के कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं जो ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार रहते हैं। ये सब ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार रहते हैं और चूंकि ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार रहते हैं इसीलिए हम इनको रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं। इस तरह से हम रिड्यूसिंग एजेंट को ब्यूरेट के द्वारा धीरे धीरे रन करते हैं। KMnO4 धीरे धीरे रिएक्ट करता है। जैसे ही पूरा KMnO4 रिएक्ट करता है, जैसे ही वहां पर KMnO4 खत्म होता है, वैसे ही हम कहते हैं रिएक्शन फिनिश्ड, redox reaction finished. Equivalent of KMnO4 must be equal to equivalent of reducing agent involved in reaction. दोनों के ही लिए इन्वॉल्व इन रिएक्शन बोल रहा हूं मैं। इन्वॉल्व इन रिएक्शन जरूर करके बोल रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा भी KMnO4 होगा जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा होगा जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तब क्या होगा हम आगे देखेंगे। Whatever is the equivalent of KMnO4 involved in reaction should be equal to equivalent of reducing agent involved in the reaction. No need of completing the reaction. No need of बैलेंसिंग द रिएक्शन। यह जानने की कोई जरूरत नहीं
कि उस रिएक्शन में बाकी और कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। यह रिएक्शन में जानने की जरूरत नहीं, इसके अलावा रिएक्शन में क्या क्या बन रहा है, रिएक्शन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, रिएक्शन को बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं। हम फ्लैटली कह देंगे इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 और इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बराबर होना चाहिए। दूसरे तरीके से करते हैं कई बार, दूसरे तरीके से इस रिएक्शन को ऐसा करा जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट इन कॉनिकल फ्लास्क यदि लिया और KMnO4 इन ब्यूरेट लिया, अब इस रिएक्शन को किस तरह से करा जाएगा जरा समझे। अब इस रिएक्शन को करने के दो तरीके हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कोनिकल फ्लास्क में लिया और KMnO4 ब्यूरेट में लिया, उल्टा काम करा। अब इसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीके से बात को आगे बढ़ाएंगे। एक तरीका तो सिंपल सा है कि KMnO4 को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो। इस बार कोनिकल फ्लास्क में कलरलेस सॉल्यूशन है, ब्यूरेट पूरा पर्पल कलर का है, उसमें KMnO4 है, और पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन आप कोनिकल फ्लास्क में डाल रहे हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप आप KMnO4 को कोनिकल फ्लास्क में डालो, ड्रॉप बाय ड्रॉप। एक एक ड्रॉप करके उसको अच्छी तरह से शेक करते रहो, जिससे कि जितना भी KMnO4 आ रहा है एकदम से जैसी बूंद गिरेगी उसके आसपास पर्पल कलर दिखेगा, लेकिन जैसे ही जरा सा हिलाओगे पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाएगा। एकदम बूंद गिरी, एकदम चारों तरफ पर्पल कलर फैला और वो एकदम से डिसअपीयर हो गया। और ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरह से डालते जाओ, तब तक डालो जब तक कि एक बूंद ऐसी गिरेगी जो डिसअपीयर नहीं होगी, जिसकी वजह से सॉल्यूशन पर्पल कलर हो जाएगा। एक बूंद ऐसी गिरेगी जो जिसका पर्पल कलर डिसअपीयर होने के बजाय पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा। और समझ जाओ कि वह KMnO4 की ड्रॉप रिएक्ट नहीं करी, क्योंकि इसके पहले वाला सारा KMnO4 रिएक्ट कर लिया और रिड्यूसिंग एजेंट पूरा पूरा रिएक्ट कर लिया, और इसके अलावा कोई रिड्यूसिंग एजेंट बचा नहीं है। इसलिए ये जो KMnO4 गया यह रिएक्ट नहीं करा, इसका पर्पल कलर सॉल्यूशन के अंदर फैल गया। और फिर यही फंडा लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से रिएक्शन को करना जरा मुश्किल होगा। इस तरह से रिएक्शन को करना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि उस एक बूंद से पर्पल कलर एकदम से आपको दिखता नहीं। आप जो दूसरा तरीका है उसे एडॉप्ट करते हो, वह बेहतर तरीका होता है। दूसरा तरीका समझो, रिड्यूसिंग एजेंट कोनिकल फ्लास्क में, KMnO4 ब्यूरेट में। नाउ run excess of KMnO4, excess KMnO4 डाल दीजिए। डोंट बॉदर फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां कलर चेंज हो रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन से पर्पल कलर हो रहा है, उस पॉइंट के लिए बॉदर मत करो। आप तो रिड्यूसिंग एजेंट कितना भी हो, आप उसमें एक्सेस KMnO4 डाल दो। मान लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट कितना भी है, हमने तो सीधा 50 ml KMnO4 डाल दिया, ब्यूरेट से या पिपेट से 50 ml KMnO4 डाल दिया। वहां पूरा रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट कर लिया, काफी सारा KMnO4 रिएक्ट कर लिया और काफी सारा KMnO4 बच गया, और बचे हुए KMnO4 की वजह से सॉल्यूशन पर्पल कलर का हो गया। अब क्या करो, अब उस फ्लास्क में इनिशियली जो रिड्यूसिंग एजेंट था वह पूरा पूरा रिएक्ट कर लिया है KMnO4 से, और उसके बाद भी कुछ KMnO4 बचा हुआ है। वो जो बचा हुआ KMnO4 है उसे अब टाइट्रेट करवाओ
दूसरा कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेकर दूसरे ब्यूरेट में दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लेकर बचे हुए KMnO4 को टाइट्रेट करवाओ और ऑब्जर्व कर लो कि दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कितना इस्तेमाल हुआ। मैं कहता हूं दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जो इस्तेमाल हुआ है उसके जितने इक्विवेलेंट है, दैट मस्ट बी द इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 दैट इज अनरिएक्टेड आफ्टर द फर्स्ट रिएक्शन। नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, मैं समझाता हूं। Reducing agent in conical flask जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड, लिमिटेड रिड्यूसिंग एजेंट। यह लिमिटेड रिड्यूसिंग एजेंट कम है, मतलब अब इसमें हम क्या करें, ऐड एक्सेस स्टैंडर्ड KMnO4। एक्सेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने ज्यादा डाला, स्टैंडर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस KMnO4 का कुछ ना कुछ हमें स्ट्रेंथ पता होगी या फिर इसकी पता होगी, मतलब वो प्रॉब्लम में देखें किसकी पता है क्या नहीं पता। KMnO4 एक्सेस डाल, रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ एक्सेस स्टैंडर्ड KMnO4 ने रिएक्ट करा। रिएक्शन के बाद क्या बचेगा, रिएक्शन के बाद अनरिएक्टेड KMnO4 और एक्सेस KMnO4 जो है वो बचा रह जाएगा और इसकी वजह से वहां पर्पल कलरेशन होगा। अब कितना अनरिएक्टेड KMnO4 बचा हुआ है इसे जानने के लिए अब हम ब्यूरेट से अनदर स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट, अनरिएक्टेड KMnO4 डिटरमाइन करने के लिए ब्यूरेट के द्वारा अनदर स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट इससे टाइट्रेट करते हैं जब तक कि यह अनरिएक्टेड KMnO4 पूरा रिएक्ट करके इसका पर्पल कलरेशन डिसअपियर नहीं हो जाए। अब हम क्या कहते हैं कि ये जो अनदर स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट जितना भी इस्तेमाल हुआ है इसके जितने भी इक्विवेलेंट हैं उतने ही इक्विवेलेंट अनरिएक्टेड KMnO4 के होने चाहिए। जितना भी दूसरा स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हुआ है यह दूसरा स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट अनरिएक्टेड KMnO4 से रिएक्ट कराए, मतलब इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए। इनिशियल इक्विवेलेंट KMnO4 के हमें पता थे, अनरिएक्टेड इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 अभी अभी हमने पता कर लिया। इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 माइनस अनरिएक्टेड इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, that is the equivalent of KMnO4 that reacted with this reducing agent, और वह इक्विवेलेंट ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। प्रॉब्लम्स के द्वारा मैं यह चीज समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ सेल्फ इंडिकेटर समझो कि सेल्फ इंडिकेटर KMnO4 को हम कितना वर्सेटाइल तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तरह तरह से हम सेल्फ इंडिकेटर KMnO4 को इस्तेमाल करेंगे, आगे हम देखेंगे। इसी तरह से आयोडीन भी सेल्फ इंडिकेटर, आयोडीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि यह स्वयं रिड्यूस होता है
और यह भी इसी तरह से सेल्फ इंडिकेट कर देता है। इसका जो वायलेट कलर है वह रिएक्शन कंप्लीशन इंडिकेट करता है, इसीलिए हम इसे सेल्फ इंडिकेटर कह रहे हैं। इसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, लेट्स वेट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। ऑल दिस आर सेड टू बी सेल्फ इंडिकेटर्स। देखिए यह सब डिटेल में, बहुत डिटेल में मैं प्रॉब्लम्स में ही समझाऊंगा। अभी नहीं भी समझ में आया हो, आप में से 50% को समझ में नहीं आया, डोंट माइंड इट, अभी उस चीज को इतना दिल पर मत लो, समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम से। The next is the concept of iodometric titration. यह भी अभी सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं, एक जनरल सा कंसेप्ट बताऊंगा, डिटेल में इसको प्रॉब्लम के द्वारा ही समझाऊंगा। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का सिंपल सा मतलब है द टाइट्रेशन इन विच आयोडीन इज यूज्ड एज सेल्फ इंडिकेटर। कोई ऐसा टाइट्रेशन जिसमें आयोडीन को सेल्फ इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। अब आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करने का जो तरीका होता है जनरली, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it's added with excess iodine and which is generally a standard। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस स्टैंडर्ड आयोडीन के साथ में डाल दिया जाता है। स्टैंडर्ड आयोडीन मतलब इसका कंसंट्रेशन पता हो, क्योंकि वहां एक्सेस में है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो पूरा कंज्यूम हो जाना चाहिए, जो बचना चाहिए उसे आयोडीन को बचना चाहिए। तो वहां पर वायलेट कलर्ड solution of excess unreacted आयोडीन बचता है। वायलेट कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ एक्सेस अनरिएक्टेड आयोडीन वहां पर बच जाता है। अब यह एक्सेस अनरिएक्टेड आयोडीन जो है, इसे हम पता कर लेते हैं बाय यूजिंग अनदर स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ब्यूरेट। अनदर स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ब्यूरेट। स्टैंडर्ड से मतलब है, अनदर से मतलब कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। स्टैंडर्ड से मतलब है कि उसका कंसंट्रेशन पता हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और उसको ब्यूरेट मिले, जिससे उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर हो जाए, उसका कंसंट्रेशन पता होगा, उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली पता लग जाएगा, तो यह पता लग जाएगा कि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना इस्तेमाल हुआ। अब यह जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना भी इस्तेमाल हुआ, वह पूरी तरह से अनरिएक्टेड आयोडीन ने इस्तेमाल करा। इक्विवेलेंट ऑफ दिस अनदर standard oxidizing agent which is used in burette must be equal to equivalent of unreacted iodine। इस तरह से equivalent of unreacted iodine निकाल लिया। इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन हमें पता है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड आयोडीन एक्सेस में लिया, लेट अस से 100 ml जिसका कंसंट्रेशन पता है, जो कि एक्सेस में।
तो इनिशियली हमने कितने इक्विवेलेंट आयोडीन लिया वो इधर से पता है। इनिशियली हमने ढेर सारा आयोडीन लिया, उस आयोडीन का एक छोटा सा फ्रैक्शन इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा होगा। उस ढेर सारी आयोडीन में से जो अनरिएक्टेड आयोडीन रही उसे हमने इससे रिएक्ट करवाया। इसके इक्विवेलेंट पता करके हमने इसके इक्विवेलेंट निकाले। अब हम कहते हैं इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन माइनस द इक्विवेलेंट ऑफ अनरिएक्टेड आयोडीन, दैट शुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ iodine reacted with this oxidizing agent. Initial equivalent of iodine minus equivalent of unreacted iodine should be the equivalent of iodine that reacted with this oxidizing agent. Hence that is the equivalent of this oxidizing agent by equivalent concept. मैं डिटेल में समझाऊंगा प्रॉब्लम करते समय, दिल पर मत लो, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम में समझ में आएगा। अभी मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूं बस। दिस इज सेड टू बी आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसी तरह से हम K2Cr2O7 K2CrO4 इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? जब करेंगे तब करेंगे, तभी समझाऊंगा। अगला कंसेप्ट बताता हूं, छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो इस चैप्टर में कई जगह पर यूज होगा, द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। देखिए, मेडिकल शॉप पे H2O2 की बोतल मिलती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल मिलती है। दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मेडिकल शॉप पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल मिलती है। इट्स यूज एज ब्लीचिंग, इट्स यूज फॉर ब्लीचिंग एक्शन, इट्स यूज फॉर डिक्लोराइजेशन, और मेडिकल साइंसेस में इसका यूज एज एंटीसेप्टिक, घाव धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उस बॉटल पे आप देखेंगे कभी लिखा हुआ होता है 10 वॉल्यूम H2O2, कभी लिखा हुआ होता है 20 वॉल्यूम H2O2, कहीं लिखा होता है 5 वॉल्यूम H2O2। यह जो लिखा हुआ होता है दैट इज सेड टू बी द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। किसी बॉटल पर आप देखोगे 10 वॉल्यूम H2O2, कभी 5 वॉल्यूम H2O2, कभी 20 वॉल्यूम H2O2, कभी 50 वॉल्यूम H2O2। H2O2 का कंसंट्रेशन वॉल्यूम परसेंटेज में भी दिया जाता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ में भी दिया जाता है, और ये वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। नाउ V वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब होता है 1 लीटर ऑफ H2O2 solution liberate V liters of oxygen at STP. According to this reaction. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 समझिए। बॉटल पर यदि V वॉल्यूम H2O2 लिखा हुआ हो, ये V की जगह 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, कुछ भी होगा। V वॉल्यूम ऑफ H2O2 यदि बॉटल पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 1 लीटर उस H2O2 का सॉल्यूशन आप लें, उस 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन के द्वारा V लीटर्स ऑक्सीजन STP पर लिबरेट होगी अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। और रिएक्शन दे रखी है। नाउ 1 लीटर H2O2
solution is equivalent to V liters oxygen at STP. V liters of oxygen at STP is equal to V by 22.4 moles of oxygen. 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन V लीटर ऑक्सीजन दे रहा है STP पर, और V लीटर ऑक्सीजन STP पर का मतलब है V by 22.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देखिए, 1 मोल H2O2 आधा मोल ऑक्सीजन का देता है, या आधा मोल ऑक्सीजन 1 मोल H2O2 से मिलती है, 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल H2O2 से मिलेगी, इतने मोल ऑक्सीजन मिलेगी 2V by 22.4 मोल्स ऑफ H2O2। मतलब 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन में इतने मोल्स है, मतलब मोलैरिटी समझ में आ जाना चाहिए। मोलैरिटी ऑफ H2O2 is 2V by 22.4 moles. This is the moles of H2O2 in 1 liter of solution. This is the moles of H2O2 in 1 liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स हैं वही मोलैरिटी हुई, तो हमको वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलैरिटी मिल गई। अब इतने मोल्स मतलब 2V by 22.4 into 34 ग्राम्स ऑफ H2O2। 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने ग्राम्स H2O2 के, तो स्ट्रेंथ पता लग गया हमको। स्ट्रेंथ इज 2V into 34 by 22.4, this much grams per liter. This is the strength of H2O2. मैंने H2O2 के लिए अभी अभी आपको बताया है, फॉर H2O2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज ऑलवेज इक्वल टू 2। H2O2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमेशा 2 है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 इंटू number of equivalent is 2 into number of moles. This is the equivalent of H2O2. मैंने आपको बता रखा है यह एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ABCNV इंटू नंबर ऑफ मोल्स। यह एक्सप्रेशन बता रखा है मैंने।